तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का जो कंटेंट है वो जीएसटी इकोसिस्टम पे है। यहाँ पे टर्म को समझिएगा, जीएसटी एक अलग टर्म है, आप लोग बहुत ढंग से जानते हो। उसके साथ में ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में भी हमको दो वर्ड को ध्यान देना है, एक इको अलग है और सिस्टम का पोर्शन हमारे लिए अलग है। इसको समझिए कि क्या टर्म हो सकता है। जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि इसके अंडर में सीजीएसटी होता है, इसके अंडर में एसजीएसटी भी होता है, यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। और अगर ये नहीं है तो इसके अंडर में यूटीजीएसटी भी होता है। अब होगा क्या कि आईजीएसटी हुआ, उसके साथ में सीजीएसटी का पार्ट, या फिर एक कॉम्बिनेशन ये वाला है कि यूटीजीएसटी या एसजीएसटी के साथ में कॉम्बिनेशन सीजीएसटी का। इतना आप लोगों को पता है कि जो भी रेट हो उसका 0.5% यूटीजीएसटी को जाता है और 0.5% जो है हाफ हाफ, मतलब 0.5% नहीं, हाफ पोर्शन जो है वो जाता है सीजीएसटी को और हाफ पोर्शन जाता है एसजीएसटी को या फिर यूनियन टेरिटरी को। जीएसटी से पहले सेल टैक्स का एक हैवी अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था। सर आप स्टेट गवर्नमेंट बताना चाह रहे हैं यूनियन की सेंट्रल? यहाँ पर पहले मैं स्टेट के साथ में जो सेंटर है उसका एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ। ये समझिए कि दो पार्टियां हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट की है और एक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जीएसटी से पहले सारा पैसा सेंट्रल को ना मिल करके जाता था, टैक्स रेट जैसा पता है आपको स्टेट के पास। अब क्या हुआ कि स्टेट और सीजीएसटी को देते हुए अपने पास एसजीएसटी रखता है। इसका मतलब है कि पोर्शन डिवाइड कर दिया गया। अब ये एक ऐसा पोर्शन है कि जिसमें इंडिया में जो 28 स्टेट्स हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ स्टेट को किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के ट्रांजैक्शन में बेनिफिट हो रहा हो और किसी स्टेट को बेनिफिट नहीं हो रहा हो, क्योंकि टैक्स रेट अलग अलग हो सकते हैं। सर ये आप क्या कह रहे हो कि टैक्स रेट अलग अलग कैसे होंगे? भाई टैक्स रेट तो एक ही जैसे नहीं बेटा। जीएसटी से पहले तो टैक्स रेट स्टेट के कंडीशन में थे ना, तो पूरे इंडिया में यूनिक एक टैक्स रेट तो था नहीं। जैसे आज के डेट में लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो पेट्रोल के केस में अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस कैसे हो जाता है? इसी वजह से, क्योंकि हर स्टेट का एक अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर है और उसकी वजह से रेट में डिफरेंस होता है। अब क्या हुआ कि काफी आर्टिकल्स जो हैं उनको रख लिया गया जीएसटी के अंदर में। तो जीएसटी के अंदर में सारा पैसा का ट्रांसपेरेंसी के साथ में डिवीजन किया जाए, जिससे कि स्टेट भी नाराज नहीं हो और सेंट्रल को भी लॉस नहीं हो। तब ऐसी कंडीशन में इन्हें एक अपना सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। तो ये लोग मिल करके एक सिस्टम जनरेट करते हैं। बेसिकली सिस्टम तो सेंट्रल से ही जनरेट होता है और इसी सिस्टम को जनरेट करते समय ये ध्यान देना है कि वो सिस्टम इको फ्रेंडली हो, वो सिस्टम इको के बेस पे बने। मतलब इसमें सुविधा केंद्र भी जीएसटी के इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी इन्वॉल्व हो जाएंगी। सर पार्टी का क्या मतलब हुआ? पार्टी का मतलब है कि जहाँ से गुड सेल हो रहा है, टैक्स का पेमेंट हो रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहा है और सारा का सारा ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी हो और किसी तरह से मिस्टेक नहीं हो और हर एक को इसका प्रॉपर बेनिफिट मिल सके और जिसका रिकॉर्ड भी रखा जाए। इस पूरे सिस्टम को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं जीएसटी इकोसिस्टम। कि जितना मैंने आपको समझाया है वो सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिवन है। इसकी अभी रीडिंग भी करते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग पार्टीज के ऊपर आएंगे, कौन कौन सी पार्टी इसके अंडर में इन्वॉल्व है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ रीडिंग। द जीएसटी इकोसिस्टम प्रोजेक्ट इज अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स आईटी इनिशिएटिव। तो मैंने क्या बोला, सारा ऑनलाइन काम होना है, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना है। तो अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा तो जीएसटी का यूको सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। इट इज अ यूनिक as it seek for the first time to establish a uniform interface of taxpayer and a common and shared IT। तो देखो इसमें टैक्स पेयर भी है,
प्लस कॉमन एंड शेयर्ड आईटी। कॉमन एंड शेयर्ड आईटी का मतलब है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक ही बेस पे काम करेगा। पोर्टल पर्सन जब पेमेंट करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैलकुलेशन, तो पूरे इंडिया में एक जैसा एक साथ होगा। इसलिए ये आईटी का स्ट्रक्चर की एक क्रांति है, इसको समझ लीजिए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, अभी बोला कि सेंटर और स्टेट के बीच में ट्रस्ट अच्छा बना रहे। जीएसटी बीइंग ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जानते हैं कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, जिस स्टेट में गया। तो ऐसी पोजीशन में प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लीजिए कि यूपी और एमपी इनके बीच में गुड्स हो, और गुड्स यहाँ से यहाँ पर जाए, प्रोड्यूस तो यहाँ पर हो मगर सेल जो है वो यूपी के अंडर में हो रही है। तो जब सेल बेटा यूपी के अंडर में हो रही है तो इस गुड्स के ऊपर एमपी को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि डेस्टिनेशन उसका यूपी है, तो टैक्स जो है वो यूपी में ही कलेक्ट होगा। ऐसे कंडीशन में जो सिस्टम है पोर्टल का वो बहुत ही अच्छा हो। सर ये अच्छा तभी हो सकता है कि जब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यस, इसीलिए फर्स्ट लाइन पे था कि आईटी इनिशिएटिव्स होने बहुत जरूरी हो जाते हैं, जिनसे प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो, एक एक रुपए का हिसाब किताब भी रखा जा सके। सर ये कैसे पॉसिबल होगा जब तक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा? उसी बात को यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज ए स्ट्रांग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, बाकी सारी बातें सही हो, तो अब हम लोग ये इकोसिस्टम स्टैब्लिश नहीं कर सकते। ये सारा का सारा कंटेंट जो बेस्ड है वो स्ट्रॉन्ग आईटी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, और यही बैकबोन है। तो देखो, एंड सर्विस बैकबोन विच एनेबल कैप्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सचेंज। क्या मतलब सर? मतलब कैप्चरिंग वर्ड भी यूज है, प्रोसेसिंग वर्ड भी यूज है, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी वर्ड यूज किया जा रहा है। अमंग द स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर नहीं, ध्यान देना, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब है इस सिस्टम के अंडर में, जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंडर में जितनी भी पार्टीज हैं उन सबको ऐसे इसमें इंक्लूड किया जाए कि उनकी सारी ट्रांजैक्शंस और डीलिंग की रिकॉर्डिंग की डुप्लीकेसी नहीं हो, फेल्योर नहीं हो, और किसी को इकोनॉमिकली लॉस भी नहीं होना चाहिए। क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आ रही? सर जी बताएं। अच्छा तो अब सर आगे ये हम लोग, बताइए सर। हेलो। तो उसके बाद से अभी अभी ये क्वेश्चन आया कि सर ये एक ऐसी पोजीशन है कि देखो बेटा, पहले स्टार्टिंग में ही ये बात क्लियर है बेसिक में कि एक सेंटर था और एक स्टेट है। तो सेंटर ने अपनी तरफ से 8 पॉइंट्स डाले और इन्होंने अपनी तरफ से 9 एरियाज थे टैक्स के, जो अलग अलग स्मॉल स्मॉल एक्ट थे उनको लिया गया, और इन दोनों एक्ट को ले करके पूरे के पूरे 17 को मर्ज कर करके जीएसटी बनाया गया। तो जीएसटी के दायरे में टोटल ये 17 जो स्मॉल स्मॉल एक्ट थे इन सबको रख दिया गया। तो होगा क्या कि जब ऐसा रखा गया तो यहाँ पर जो स्टेट है उसके जो स्मॉल स्मॉल एक्ट थे उनका पैसा भी अब सेंटर कलेक्ट कर रहा है। एक यूनिक रेट इसके ऊपर लगाया गया है, तो सेंटर के हाथ से ये पावर तो चली गई है, तो उसको लॉस भी हो सकता है। तो इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी रखते हुए, सारी पार्टियों को एक साथ रखते हुए इस सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, ये इसका पर्पज है। इसी बात को हम लोग आगे समझते हैं। एक कॉमन जीएसटी सिस्टम विल प्रोवाइड लिंकेज टू ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज। देखो ये पूरा एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक को एक दूसरे से बांधा हुआ है, इसलिए इसको लिंकेज एक कड़ी की तरीके से रखा गया पूरे टैक्स डिपार्टमेंट में। इसके अंडर में सभी लोग आ जाएंगे, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी भी आ जाएगी, बैंक भी आ जाएंगे, अदर स्टेक होल्डर्स भी आ जाएंगे। और द इको सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम, जहां से टैक्स देना शुरू करते हैं टैक्स प्रोफेशनल्स, टैक्स पेयर्स, इन सब को लेकर के जीएसटी पोर्टल का एरिया, ओवरऑल इसकी अथॉरिटी, सभी कुछ इस सिस्टम के अंडर में आ जाएंगी। दस द जीएसटी इकोसिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ प्लेयर हु कुड बिकम द जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स।
और इसके अंडर में जितने पर्सन ये काम कर रहे हैं ये सारे के सारे वर्कर्स जो हैं उनको प्लेयर कहा जाएगा। और ये मेजर रोल जो अदा करते हैं उसमें जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स हैं जो वक्त वक्त पे आपकी हेल्प करेंगे, पूरे सिस्टम को बना करके रखते हैं। तो सर इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इसके नीचे ही आप देखें इसके पार्टिसिपेंट्स भी हमारे पास गिवन है। इन पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें, नंबर 1 स्टेक होल्डर्स, पूरा सिस्टम की जीएसटी में कौन कौन चीज कवर हो सकती है। द रोल आउट ऑफ जीएसटी इज कलेक्टिंग एफर्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द टैक्स पेयर एंड आईटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड दैट जीएसटीएन, सीबीआईसी, स्टेट डिपार्टमेंट्स आर द मेन पार्टिसिपेंट ऑफ जीएसटी इकोसिस्टम। स्टेक होल्डर्स इसको खड़ा करने के लिए जिन लोगों ने इसमें से पैसे लगाए हैं, फाइनेंस किया है, बैंक्स हैं, उनका शेयर है। इसको मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगा कि टोटल किस तरीके से किसका कितने कितने परसेंट शेयर है। अभी तो हम जीएसटी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। दूसरी पार्टी इसके अंदर में सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी है, आरबीआई की शेयरिंग होती है, आरबीआई एक पार्टी है, बैंक है, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं। टैक्स प्रोफेशनल मतलब आपको जीएसटी टैक्स देना है तो आपको थोड़ी पता है, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको पता है कि कैसे पोर्टफोलियो बनेगा, कैसे जो है इस पोर्टल पे काम किया जाएगा, क्या अपडेट होनी है, क्या लास्ट डेट होनी है, ये सब इसके अंदर में कवर अप हो जाते हैं। इसके बाद जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग है वो हो जाती हैं। और इसके बाद जो टैक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, टैक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए बहुत ही अच्छे ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए गए, तो बहुत सी कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली ये लिंक होते हैं, इन्हीं के अंडर में ही आप एंट्री करते हो और ये उसी तरीके से अमाउंट डिडक्ट करते चलते हैं और टैक्स का पैसा एक जगह इकट्ठा होता है। क्योंकि टैक्स जीएसटी मतलब जीएसटी टैक्स जो आपको पे करना है वो आपकी लायबिलिटीज होती है, उसका एक्यूरेट कैलकुलेशन इन सॉफ्टवेयर से मिलता है। मैनुअल से स्पीड इनकी ज़्यादा होती है, प्लस इनके साथ में अगर लीकेज नहीं होती, सिक्योरिटी हो गई, तो ये बहुत ही सेफर साइड होते हैं। इंडिविजुअल बंदे को ही पोजीशन अपनी पता होती है। या हम इसको रॉ लैंग्वेज में बोलें, जो रॉ लैंग्वेज में मतलब ये एक ऐसी दुनिया की बात कर रहा है जिसमें इतने कंटेंट आ जाएं, ये एक ऐसे इकोनॉमिकल सिस्टम की बात कर रहा है जिसमें इतने पार्टिसिपेंट हो जाएं। अगर सर ये सब इकट्ठा हो गए और कायदे से काम करने लग गए तो क्या होगा, तो ये इकोसिस्टम ही कहलाएगा। दैट्स कॉल्ड जीएसटी इकोसिस्टम। तो अब मैं समझता हूँ कि ये बात आप लोगों को काफ़ी हद तक के समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स इसका एक इनिशियल पार्ट है किसका, जीएसटी इकोसिस्टम का। तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के लिए आप लोग अगली वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जीरो लेवल से होगा।